हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट पेपर। इस टेस्ट सीरीज के थ्रू बच्चों आप लोगों को मौका मिल रहा है कि आप लोग अपने आप को इवेलुएट कर सकें, अपनी प्रोग्रेस देख सकें और अपने आप को नीट के लिए प्रिपेयर कर सकें। आई होप इस टेस्ट सीरीज से आपको इतना फायदा मिलेगा कि आप लोग नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। आज था टेस्ट पेपर सेकंड। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। पार्ट टेस्ट 2 में जूलॉजी का सिलेबस था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट with the question number first, that is question number 136. Which of the following statement are correct regarding the smooth muscles? स्मूथ मसल्स के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। स्मूथ मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइटेड। स्मूथ मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होती है, यूनि न्यूक्लिएट होती है, स्ट्राइटेड भी नहीं होती है। स्मूथ मसल सेल्स आर अनस्ट्राइटेड। कैसी मसल्स होती है ये? अनस्ट्राइटेड। नेक्स्ट, the sarcoplasmic reticulum in a smooth muscle is well developed and act as a storage site of calcium ion. गलत। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ मसल्स में वेल डेवलप्ड नहीं होता। स्मूथ मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुअरली डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड स्केलेटल मसल में होता है। ठीक है। स्मूथ मसल्स लैक्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्कोमियर सीन इन द स्केलेटल मसल। जिस तरीके से स्केलेटल मसल में सार्कोमियर का अरेंजमेंट दिखाई देता है, स्ट्राइशंस दिखाई देते हैं, उस प्रकार के स्ट्राइशन स्मूथ मसल में दिखाई नहीं देते। तो जब स्ट्राइशंस नहीं है, बैंड्स नहीं है, तो बैंड्स नहीं है तो सार्कोमियर भी नहीं होगा। क्लियर है? तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है कि स्मूथ मसल लैक्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सार्कोमियर एज सीन इन द स्केलेटल मसल। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। And sarcolemma is the functional unit of the contraction in the smooth muscle. जब सार्कोमियर ही नहीं है तो सार्कोलेमा कैसा होगा? ठीक है। और वैसे भी सार्कोलेमा जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के यूनिट नहीं होती है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। क्लियर? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। मतलब हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट था स्मूथ मसल्स के रिगार्डिंग वो हो जाएगा सी ओनली। क्लियर है? तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी और हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 137। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chances of fracture। बिल्कुल सही है। ऑस्टियोपोरोसिस में इस तरीके से जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें छोटे छोटे से डिप्रेशंस हो जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। अब अगर पोर्स बन जाएंगे तो पोर्स बनने की वजह से हमारी जो बोन है वो कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अगर बोन वीक हो जाएगी, दैट बोन will become more prone towards the fracture, यानी कि उसमें फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होगी। तो मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा सही है ना? कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो है दिस इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, नॉट दी कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, इन डेफिशिएंसी के होने की वजह से कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बट फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की एक रीजन होती है डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। क्लियर है? तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है कि महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम होने लगता है, तो महिलाओं के लिए वो एक कारण है। पर कॉमनली डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज नॉट अ वेरी कॉमन फैक्टर फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? तो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। डैश इज रिप्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट डैश ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो, डैश इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट डैश ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एडजेसेंट में क्या होंगी? बोन्स हो सकती हैं, और बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज।
तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एडजेसेंट बोन्स यानी कि अगर हमने ये बोन्स बनाई है तो वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन्स के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा बोन और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा कार्टिलेज। क्लियर है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि ए की जगह पर आएगा बोन और बी की जगह पर आएगा कार्टिलेज। तो ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर डी। क्लियर? नेक्स्ट, given below are the two statements. Statement first is high calcium level causing rapid spasm is called as tetany. High calcium level causes rapid spasm. No, low calcium level causes rapid spasm. मतलब statement 1 गलत हो गया. Statement 2, muscular dystrophy is an autoimmune disorder causing progressive degeneration of skeletal muscle. Muscular dystrophy is not an autoimmune disorder. Muscular dystrophy is a type of a genetic disorder. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो गए, तो ऑप्शन अपन लगाएंगे बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। क्लियर? नेक्स्ट, question number 140, choose the correct answer from the options given below. Each actin filament is made up of 2F actin और filamentous actin. हर एक एक्टिन फिलामेंट जो है वो 2F एक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। F एक्टिन जो है वो हमारा इस तरीके से एक सीरीज होती है, G एक्टिन जो है वो इस तरीके से मोनोमेरिक यूनिट होती है और F एक्टिन की ऐसी 2 सब यूनिट्स जो है वो मिलकर एक एक्टिन का फॉर्मेशन करती है। Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. ये भी बिल्कुल सही है। हर एक एक्टिन, ये एक्टिन जो है वो किसका पॉलीमर है? ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमर है। क्लियर? Each myosin filament is a polymerized carbohydrate. No, myosin filament is not a polymerized carbohydrate. That is a polymerized protein. तो मतलब सी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। Each meromyosin has two important parts, a globular head with short arm and a tail. meromyosin में दो important part होते हैं, एक होता है उसके पास में globular head और दूसरा स्ट्रक्चर उसके पास में प्रेजेंट होता है टेल। मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट में कौन सा हो जाएगा? ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी एंड डी ओनली, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 141, which of the following statement wrongly represents the nature of skeletal muscle? skeletal muscle के लिए wrong यानी कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है ये फाइंड आउट करना है हमें, है ना। These muscles have striations. striations तो होते हैं skeletal muscle में, इसीलिए उसको striated muscles बोला जाता है। They are voluntary muscle. बिल्कुल, ये हाइंड लिम्ब जो है, फोर लिम्स जो है, ये हमारे वॉलेंट्री मसल होता है। हमारे हिसाब से हम इसका मूवमेंट करवा सकते हैं। Communication among these cells is performed by intercalated disc. No, intercalated disc जो है ये स्पेसिफिक फीचर होता है कार्डियक मसल्स का। किसका स्पेसिफिक फीचर होता है? ये कार्डियक मसल्स का। मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो सकता है। डी वाला भी देख लेते हैं। These muscles are present in limbs. ये सही है, लिम्स में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो गया सी। तो 141 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 142, मैच द कॉलम। बड़ी मजे आ गए हमको, है ना। क्लेविकल, क्लेविकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ। क्लेविकल एस शेप की हमारी बोन होती है, दो कर्वेचर्स होते हैं उसमें। कॉलर बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो क्लेविकल इज कॉल्ड एज द कॉलर बोन, मतलब ए वाले का अपना मैच हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल आर्टिकुलेट्स विद द फोरलिम्ब। यहाँ ये पूरा अपना शोल्डर रीजन पर पेक्टोरल गर्डल होता है जो हेल्प करता है फोरलिम्ब के आर्टिकुलेशन के लिए। तो मतलब बी वाले का मैचिंग हो जाएगा हमारा 3। कार्पल्स, कार्पल्स जो है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर रिब्स,
रिब्स डी वाला है, 24 इन नंबर होते हैं तो 1 के साथ मैच कर दिया, 4 3 2 1 मैच करेंगे अपन यहाँ पर 4 3 2 1, मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर? मैच द कॉलम्स आर सो सिंपल, नो? नेक्स्ट, अगेन मैच द कॉलम, लेट्स सी। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट जो है वो कहाँ होते हैं? ए का हो जाएगा हमारा बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है। इनकरेक्टली मैच बताना है तो ये फाइब्रस जॉइंट तो हमारा सही है। कार्टिलेजिनस जॉइंट हिंज जॉइंट होता है, नो, कार्टिलेजिनस जॉइंट इज नॉट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट तो साइनोवियल जॉइंट होता है। किस प्रकार का जॉइंट होता है? साइनोवियल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। साइनोवियल जॉइंट पाइवोट जॉइंट है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ये भी ठीक है कि ऑस्टियोपोरोसिस ईस्ट्रोजन के लेवल के डिक्रीज होने की वजह से होता है। इनकरेक्ट कौन सा था बच्चों? हमारा बी वाला। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट नहीं होते हैं। क्लियर? कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारी वर्टिब्रीज के डिस्क के बीच में जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दीज आर आल्सो कार्टिलेजिनस जॉइंट। स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज आल्सो कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये वाला जो जॉइंट है हिंज जॉइंट, दिस इज अ साइनोवियल जॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 144, स्टेटमेंट 1, the A and I band are arranged alternatively throughout the length of the myofibril. A और I बैंड जो है वो पूरे मायोफाइब्रिल के लेंथ के अलावा ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In the center of each I band is an elastic fiber called as the Z line, बिल्कुल सही। यहाँ पर हर आई बैंड के सेंटर में इलास्टिक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे जेड लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ए। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 145, एडिक्वेट कैल्शियम एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एम्पल अमाउंट में कैल्शियम का होना जरूरी है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर रिमूवल ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कोएक्टिव साइट से रिमूव करने के लिए जरूरी होता है। तो कैल्शियम अगर एम्पल अमाउंट में या एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का जो कॉम्प्लेक्स है उसे हम एक्टिन की एक्टिव साइट से रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों असर्शन सही, रीजन सही, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, मैच द कॉलम। मोटर यूनिट, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है? The motor neuron and the muscle fiber it innervates, this is called as the motor unit। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। सार्कोमियर, सार्कोमियर जो है वो क्या होता है? The functional unit of the muscle fiber that is called as the sarcomere। तो सेकेंड का हो जाएगा ए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, the point of contact between the motor unit and the muscle fiber, this is called as the neuromuscular junction, मतलब 3 का हो जाएगा सी। टिटेनी ड्यू टू द लो कैल्शियम लेवल, मतलब फोर्थ का हो जाएगा डी। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी हमें किस में मिल रहा है? थर्ड वाले में मिल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, Which of the following statement is not related to the smooth muscle? Smooth muscle से कौन सा statement related नहीं है? Unstriated appearance, ठीक है, unstriated appearance होता है इसीलिए इसको smooth बोला जाता है। These muscles are present in the wall of digestive tract, बिल्कुल सही। ये हमारा visceral organ है, visceral organ की walls में present होता है। These muscles never get fatigue, बिल्कुल सही। कभी भी हमारा esophagus peristalsis करते करते थकता नहीं है। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट बिटवीन दी सेल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल गलत, बिकॉज इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो गलत कौन सा है स्मूथ मसल्स के लिए? ऑप्शन डी। क्लियर? तो 147 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय पर कौन सा इवेंट नहीं होता है? तो जो इवेंट नहीं होता है
वो एच जोन डिसअपियर ये होता है, ए बैंड वाइडेंस ये नहीं होता है, आई बैंड रिमेन्स दी सेम ये भी नहीं होता है, जेड लाइन अटैच टू दी एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स ये होता है, जेड लाइन जो एक्टिन से अटैच होती है वो अंदर की तरफ में आती है, जिसकी वजह से सार्कोमियर की लेंथ जो है वो कम होती है। एक्टिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई। एक्टिन के थ्रू हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है एटीपी का, मायोसिन के थ्रू एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो मतलब जो नहीं हो रहा है वो कौन से वाले स्टेटमेंट हो जाएंगे, बी, सी और ई। बी, सी और ई जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय पर नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। In which of the following there is progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder? Progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to the genetic disorder। तो genetic disorder की वजह से जो progressive degeneration हो रहा है that is muscular dystrophy, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 150। मैच द कॉलम। चलिए तो मैच द कॉलम में ए वाला जो है फीमर, फीमर विल बी द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, फोर्थ हो गया। क्रेनियम, क्रेनियम जो है उसमें फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है तो ये हो जाएगा थर्ड। रिब्स, रिब्स आर द थिन फ्लैट बोन्स तो इसका हो जाएगा सेकेंड। और वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो 4, 3, 2 एंड 1, लेट्स फाइंड आउट। 4, 3, 2 एंड 1 ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका डी। तो 150 वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 151। Which of the following hormone act on the mammary gland and stimulate the formation of alveoli and milk secretion? मेमोरी ग्लैंड पर कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा और मिल्क सिक्रीशन और एल्वुलाई का फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन, डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्लियर? Which of the following hormone helps in the development of immune system? इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है दैट इज मेलेटोनिन। वन लाइनर, बहुत सिंपल। The PTH plays a significant role in the calcium balance in the body along with which hormone? PTH किसके साथ मिलकर कैल्शियम जो है उसका रेगुलेशन करवाता है हमारे ब्लड में? तो वो हार्मोन होगा TCT यानी कि ऑप्शन सी। TCT एंड PTH बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दोनों मिलकर अगर हम बात करेंगे तो एक कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है और दूसरा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। टीसीटी कम करता है, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर अपन बोलेंगे मेंटेनिंग दी ब्लड कैल्शियम लेवल, पर दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो 153 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट, which of the following hormones stimulate the let down release of the milk? milk let down hormone कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द मिल्क लेट डाउन हार्मोन। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 155। फर्स्ट मैच द कॉलम है, देखिए जरा इसमें मैच द कॉलम में ए अड्रीनल, अड्रीनल ग्लैंड का क्या बनेगा यहाँ पर? अडीसन्स डिसीज, ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट हो जाएगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जो है इसमें हम बता सकते हैं पिट्यूटरी से एक्रोमेगैली, क्योंकि पिट्यूटरी में अगर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से अडल्ट्स में एक्रोमेगैली हो सकती है ना। और डी थायराइड, थायराइड से होती है ग्रेव्स डिसीज, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। 4, 5, 3 एंड 1, 4, 5, 3 एंड 1 ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 अगेन मैच द कॉलम, लेट्स सॉल्व इट। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रिलीज करवा सकता है, सेकेंड। चलिए आगे एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके सॉरी, यहां पर अपन मैच कर देंगे
कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी, ये कर सकते हैं अपन। सी एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये अपन ने सेकंड बता दिया। डी इंसुलिन जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस मेलाइटस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एड्रीनालिन जो है दिस इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर, तो ये हमने बता दिया 5। तो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 157, असर्शन रीजन, हार्ट बीट बढ़ गई है ना। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है। The hormones produced by hypothalamus are of two types, the releasing hormone and inhibiting hormone, which act on the pituitary gland. बिल्कुल सही, assertion सही, reason सही, and reason is the correct explanation of the assertion, मतलब option A। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों को रेगुलेट करते हैं। और जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से, या तो वो रिलीजिंग होंगे या इनिबिटरी होंगे। अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन रिलीज करने के लिए। अगर इनिबिटरी है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट करेंगे फॉर स्टॉपिंग द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन। क्लियर? तो 157 का ऑप्शन हो जाएगा ए। Next, 158. Consider the following statements and select the options which include all the correct ones only. Let's see. Acromegaly is due to hypersecretion of STH in childhood stage. Childhood नहीं, adult stage, है ना? In adulthood stage, the hypothyroidism causes myxedema. Adulthood stage में hypothyroidism की वजह से myxedema हो सकता है. Let's see. हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस एडिसन्स डिसीज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपरसिक्रेशन से एडिसन्स डिसीज नहीं होती है। एट द टाइम ऑफ फिजिकल लेबर और फास्टिंग, टेकिंग ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन कैन कॉज इंसुलिन शॉक इन द डायबिटिक पेशेंट। बिल्कुल सही है। डायबिटिक पेशेंट में अगर वो डायबिटिक पेशेंट खाना नहीं खाता है, फिजिकल लेबर कर रहा है यानी कि कुछ मेहनत हो रही है, फास्टिंग वाली कंडीशन है, बिना खाना खाए अगर इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा तो सारा ग्लूकोज एक साथ सेल के अंदर चला जाएगा, दैट विल रिजल्ट इनटू द इंसुलिन शॉक। तो मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो तो करेक्ट है। अडल्टहुड में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मिक्सिडिमा नहीं होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से मिक्सिडिमा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, बी एंड डी। तो हमें यहाँ पर करेक्ट बताना था, तो बी वाला करेक्ट है और डी वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चों बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, ड्यू टू malfunctioning of insulin hormone what effect would be on the blood sugar and disease? ब्लड शुगर और डिसीज पर क्या इफेक्ट होगा, है ना? malfunctioning of the insulin hormone, इंसुलिन हार्मोन क्या काम करवाता है? इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको इंक्रीज होना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना मतलब हाइपरग्लाइसेमिया, या तो ये ऑप्शन आ सकता है या फिर ये ऑप्शन आ सकता है। और डिसीज कौन सी होगी इंसुलिन की डेफिशिएंसी से? डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ मेलाइटस है, यहाँ इंसिपिडस है। आंसर अपने आप निकल कर आ गया बच्चों हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है? सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब आप आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, तब वहां पर बच्चों एलिमिनेशन मेथड आप लगा लो। एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर अपने आप रिफ्लेक्ट होकर आएगा, आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसमें भी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से क्या रिलेटेड नहीं है? अब इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन मतलब डिसीज कौन सी होगी? यहाँ पर डिसीज होगी डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से। डायबिटीज मेलाइटस का कैरेक्टराइजेशन क्या है? ग्लाइकोसूरिया, फिर नेक्स्ट है कीटोनूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। मतलब हाइपोग्लाइसेमिया की कोई कंडीशन नहीं आ सकती है वहां पर। तो 160 का ऑप्शन क्या आ गया अपने आप से? बी। क्लियर है? एलिमिनेट करो। देखो इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करें अपन। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर कंबाइंडली नोन एज कैटेकोलामाइंस।
अब एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन जो है वो कौन से अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, कैसे है ये, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ये, ठीक है। अब गोनाडोट्रोफिन्स है नहीं ये, कॉर्टिकॉइड्स नहीं है, कॉर्टिकॉइड्स तो 3 होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। आइडोथायरोनिन नहीं है, ये तो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो एलिमिनेट करने के बाद में अपने पास में क्या बचा, कैटेकोलामाइंस, लास्ट में क्या आ रहा है, अमाइंस, अमाइंस आ रहा है, मतलब ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होंगे, क्या होंगे ये, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव। क्लियर। 162 स्टेरॉइडल हार्मोन्स मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। स्टेरॉइडल हार्मोन जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वह बच्चों वो सेल्स के अंदर यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक या इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो डेफिनेटली जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन तो वो करेंगे, है ना। Hormone receptor complex interact with the genome to regulate the chromosomal function। बिल्कुल सही, असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला दिया हुआ है, यहाँ पर तो नॉट करेक्ट दिया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने इसको पढ़कर टिक किया होगा। सिर्फ एक सिंपल ऑप्शन की सीक्वेंस चेंज होने की वजह से इसे आपने गलत नहीं किया होगा। बच्चों आपको हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए कभी भी ये डिटरमाइन नहीं करता कि ऑप्शन का सीक्वेंस जैसा आपने बुक में देखा है वैसा का वैसा ही हम देंगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से ऑप्शन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी चैलेंज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। हॉर्मोन्स आर न्यूट्रिएंट केमिकल। ओ यहां से ही एलिमिनेट कर दो इसको, तो ये स्टेटमेंट तो गया, न्यूट्रिएंट तो होते ही नहीं। हमने तो पढ़ा मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हॉर्मोन्स तो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है, यहीं से एलिमिनेट कर दो, ज्यादा टाइम ही नहीं लगाना, है ना। The neural system and the endocrine system separately regulate the physiological functions in our body. No, not separately, combinedly, साथ में मिलकर ये तो हर चीज का रेगुलेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर गलत। तो ऑप्शन हो गया हमारा टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एपिनेफ्रिन रेगुलेट्स ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। एपिनेफ्रिन सब प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, एक को छोड़ के। अब एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन यानी कि किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर एड्रेनालिन की बात हो रही है ना। एड्रेनालिन जो है वो अलर्टनेस बढ़ाता है, पाइलो इरेक्शन करवाता है, फिर उसके बाद में ये स्वेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है, और प्यूपिलरी डायलेशन जो है ये भी करवाता है। तो ये सारे काम है। अब इसमें से मैच करो, पाइलो इरेक्शन ठीक है करवाएगा ये, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूट के क्या बनेगा, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनेगा। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन बनना नहीं, क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है एड्रेनालिन का दूसरा नाम है। एड्रेनालिन को हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी में तो बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लाइकोजन थोड़ी बनाना है। ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा पर ग्लाइकोजन नहीं बनाएगा। दूसरे किसी सबस्ट्रेट का यूज करके ग्लूकोज बनाएगा पर दूसरे सबस्ट्रेट को प्रिजर्व करके नहीं रखेगा। प्रोटीन और लिपिड को तोड़कर यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, क्या करके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा पर प्रोटीन और लिपिड को प्रिजर्व करके नहीं रखेगा। तो क्या काम नहीं करवाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं करवाएगा, यानी कि सी वाला काम ये नहीं करवाएगा, ठीक है। चलो 165, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी तो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में है ही नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू तो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, गलत। Posterior pituitary gland releases prolactin. Posterior pituitary also only stores and release hormone, बिल्कुल सही।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 2 हार्मोन को स्टोर करता है और 2 हार्मोन को रिलीज करता है। वो 2 हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। तो सही क्या हो गया हमारा? डी वाला सही हो गया। तो 165 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Decreased level of estrogen may lead to age-related osteoporosis। ठीक है, ईस्ट्रोजन के डिक्रीज होने की वजह से एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। Accumulation of uric acid leads to inflammation of joint called rheumatoid arthritis। नहीं, यूरिक एसिड की वजह से गाउट हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं होता। Immune disorder affecting neuromuscular junction is called as multiple sclerosis। नहीं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करने वाला है दैट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सा है वो? माइस्थेनिया ग्रेविस। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। नो, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया बच्चों? फर्स्ट वाला इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 166 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 167। Gray color of the cerebral cortex is due to more concentration of। cerebral cortex में ग्रे कलर बाहर की तरफ में क्यों आता है? ग्रे कलर किसका है? निसल्स ग्रेन्यूल का। निसल्स ग्रेन्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोन में। ठीक है, चलो देखें। माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सेल बॉडीज। नहीं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स की वजह से माइलिन शीट का कलर तो व्हाइट होता है, सेल बॉडीज ओनली। ये सही है। माइलिनेटेड एक्सॉन सेल बॉडी एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 167 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 168। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स? इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। बिल्कुल करेक्ट, डायरेक्टली फ्लो कर सकता है, बीच में कोई रोक टोक की जरूरत ही नहीं है उसको। These synapses are rare in our system। ठीक है, रेयर होते इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही है। मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बिल्कुल सही। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल पास में होती है, उसमें गैप नहीं होता, सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता, एज इन दी केमिकल साइनेप्स। They can be easily controlled by neurotransmitter। No, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आयंस के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। किसके थ्रू होता है? आयंस के थ्रू। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के रिगार्डिंग गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताना था, फॉल्स वाला स्टेटमेंट है बच्चों हमारा डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 169। ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ स्टिमुलस ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर अगर स्टिमुलस का एप्लीकेशन किया जाएगा तब क्या होगा? एक्सॉन की मेम्ब्रेन हमारी जनरली पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट में है। अब अगर इस पर स्टिमुलस लाएंगे तो क्या होगा? देयर इज रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। नहीं, पोटेशियम का इन्फ्लक्स नहीं होता। ई फ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का ई फ्लक्स नहीं होता। रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एट दैट साइड, अंदर की तरफ में सोडियम आएंगे जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 169 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पोटेशियम का ई फ्लक्स तो बच्चों रिपोलराइजेशन के समय पर होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 170। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? The neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Endocrine system provides chemical integration through the hormone। बिल्कुल सही, endocrine system chemicals के थ्रू काम करता है, hormones के थ्रू। Neural organization is very complex in लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अरे रे, गलत हो गया। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में तो कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं, हायर इनवर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इंक्लूड सीएनएस एंड पीएनएस। ये बिल्कुल सही है। गलत चुनना था, गलत कौन सा है बच्चों? हमारा सी। तो गलत हमने चुन लिया सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 177। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? सही स्टेटमेंट बताना है। द पीएन इन पीएनएस
ओनली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड। पीएनएस में सिर्फ नॉन माइलिनेटेड नहीं होते, माइलिनेटेड भी होते हैं, है ना। इन सीएनएस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, ये गलत है। एनसीईआरटी स्पेसिफिकली कहती है कि सीएनएस में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। फिर इन पीएनएस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, ये बिल्कुल सही है। पीएनएस में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बोथ बी एंड सी, ये तो गलती हो गया। तो 171 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सी। क्लियर। Mark the incorrect statement regarding the somatic neural system. Somatic neural system. Somatic neural system क्या करता है? First अपन रिवीजन कर ले, release the impulse from the CNS to the skeletal muscle. अब इसके बेसिस पर देखो अपन आगे बढ़ते हैं ना, ये मुझे याद है, मैंने इसको बेस रख लिया। अब आगे बढ़ो। रिलीज इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल, बिल्कुल सही है जी। Unmyelinated fibers enclosed by the Schwann cell that do not form the myelin sheath. यहां पर unmyelinated fibers enclosed by the Schwann cell. Unmyelinated fiber जो Schwann cell से enclose होते हैं वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है। पीएनएस में हम जानते हैं कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वहां पर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है। और जबकि जो क्रेनियल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स होती है, वो माइलिनेटेड होती है। ठीक है। कंटेन्स अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है। माइलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द माइलिनेटेड फाइबर, यहां गलत हो गया। माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट से सिंथेसाइज नहीं होती है, क्योंकि बच्चों माइलिन शीथ का फॉर्मेशन पीएनएस में श्वान सेल्स के थ्रू होता है, सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के थ्रू होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा डी। क्लियर। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द पीएनएस। पीएनएस में माइलिन शीथ का सिक्रीशन श्वान सेल्स के थ्रू होता है, ना कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। क्लियर। ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 173। शायद इसको देखकर आपको ऐसा लगा होगा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो, फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर R इज रिपोलराइजेशन, P इज पोलराइजेशन एंड D इज डिपोलराइजेशन, है ना, ये अपने को बता दिया है। यहाँ देखो, नेगेटिव बाहर है, पॉजिटिव अंदर है, और ये शो कर रहा है पोलराइजेशन। ऐसा तो डिपोलराइजेशन में होता है, पोलराइजेशन वाली कंडीशन तो ऐसी होती नहीं। गलत कर दो ए को, है ना। अब देखो यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पोलराइजेशन। यहाँ डिपोलराइजेशन नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पोलराइजेशन, पर यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ठीक है ये, पर सीक्वेंस के हिसाब से तो गलत हो गया है ये, है ना। पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन, उसके बाद क्या आना चाहिए था? रिपोलराइजेशन आना चाहिए था, पर वो तो हमें बताया ही नहीं है ना। फिर रिपोलराइजेशन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऐसा नहीं होता, ये गलत हो गया। रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ री भी बताया जा रहा है, यहाँ डी भी बताया जा रहा है, और यहाँ पर पी भी बताया जा रहा है। और एनसीईआरटी का सीक्वेंस भी यही है। जब हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखते हैं तब वहां पर यही वाला सीक्वेंस बताया जाता है। फर्स्ट रिपोलराइजेशन, फिर डिपोलराइजेशन, फिर उसके बाद में पोलराइजेशन। क्लियर है। तो रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा, यहां से अगर आप देखोगे तो डी, और यहां पर सी वाले ऑप्शन में डी हमको दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। न्यूरोनल माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सेल बॉडीज आर फाउंड इन। न्यूरोनल माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब माइलिनेटेड का हमको बताना है। सेरिब्रम आउटर ग्रे मैटर एंड पेरिफेरल आउटर व्हाइट मैटर। आउटर ग्रे मैटर एंड पेरिफेरल, पेरिफेरल और आउटर तो एक ही होगा, गलत है ना। सेरिब्रम आउटर व्हाइट मैटर, बाहर की तरफ में व्हाइट मैटर होता ही नहीं, गलत। सेरिब्रम इनर व्हाइट मैटर एंड आउटर ग्रे मैटर, ये सही है। सेरिब्रम में अंदर की तरफ में व्हाइट मैटर होगा और बाहर की तरफ में ग्रे मैटर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो 174 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 175।
फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग फॉर द गिवन डायग्राम। डायग्राम के लिए करेक्ट लेबलिंग बताना है। चलिए सबसे पहले तो अपन करेक्ट लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा हमारा पोर्शन थैलेमस, सेरिबेलम, और ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, है ना। ये तीन अपन ने बता दिया है। अब देखो ए इज द थर्स्ट सेंटर, नहीं गलत, ये वाला तो गलत ही हो गया, तो मतलब पूरा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, है ना। सेक्सुअल मैचुरेशन हाइपोथैलेमस में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सेरिबेलम से आता है, ठीक है ये सही है। कार्डियक कंट्रोल ये तो मेड्यूला से होता है, मेड्यूला तो इसमें हमें दिया ही नहीं हुआ है। रिले सेंटर इज थैलेमस, ये मैंने आपको बताया था, थैलेमस इज कॉल्ड एज द रिले सेंटर ऑफ अवर फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का रिले सेंटर है वो, है ना। इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, ये काम है किसका, सेरिबेलम का, बॉडी बैलेंसिंग करवाता है। सेटिस्फैक्शन सेंटर सी जो है, सटाइटी सेंटर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा सटाइटी सेंटर है, ठीक है। ब्रीदिंग सेंटर मेड्यूला, कमीशर नहीं, रिले सेंटर जो है वो सी वाला नहीं है, तो मतलब बच्चों हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 175 का हो जाएगा सी। क्लियर। Next, which one of the following statement is correct? Endocrine gland regulate the neural activity but not vice versa. गलत है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है पर न्यूरल एक्टिविटी उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं करता है, गलत है ये तो। न्यूरॉन्स कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, गलत। एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी, और दोनों साथ में मिलकर हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज का रेगुलेशन करवाते हैं। तो 176 का हो जाएगा यहाँ पर सी। नेदर हॉर्मोन्स कंट्रोल द न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन्स कंट्रोल द, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 176 का सी, ठीक है। नेक्स्ट 177, the type of muscle present in our heart is involuntary and unstriated. हार्ट में इनवॉलेंट्री तो होती है बट अनस्ट्राइटेड नहीं होती, स्ट्राइटेड होती है। इंटेस्टाइन इज स्ट्राइटेड, इंटेस्टाइन तो विसरल ऑर्गन है, स्ट्राइटेड मसल हो नहीं सकती, इनवॉलेंट्री जरूर बोल सकते हो। थाइज इज स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, ये जरूर है क्योंकि लिम्स की बात हो रही है यहाँ पर हमारे। अपर आर्म इज स्मूथ मसल एंड फ्यूजिफॉर्म, अपर आर्म में स्मूथ मसल नहीं होती, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारा सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रीमेटोसस ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ए बी एंड ई कुछ याद आया आप लोगों को, ये तो 2024 का PYQ है, ओ है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। क्लियर। नेक्स्ट 179 देखते हैं, Which of the following does not act as a neurotransmitter? कौन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे एक्ट नहीं करता है। कॉर्टिसोन, होल्ड इट, acetylcholine is a neurotransmitter, norepinephrine is a neurotransmitter, epinephrine is a neurotransmitter, ठीक है। बचा क्या, कॉर्टिसोन ही बचा, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है वो क्या है, कॉर्टिसोन। Which of the following structures or regions is incorrectly paired with its function? Incorrect बताना है हमें। मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर, बिल्कुल सही। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, नहीं, ये तो पॉन्स का फंक्शन है। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ये सही है। हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर सेंटर है, थर्स्ट सेंटर है, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन भी करवाता है। Corpus callosum, bands of fibers connecting the left and right cerebral hemisphere, this is also correct। तो जो हमारा इनकरेक्ट मैच है वो कौन सा है, इनकरेक्ट मैच हो जाएगा हमारा बी। क्लियर। तो बच्चों
आज का हमारा जूलॉजी के पेपर का डिस्कशन जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों के मैक्सिमम आंसर्स जो है वो सही गए होंगे और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इस टेस्ट में अगर आपकी किसी कारण की वजह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो बच्चों हमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और अच्छे से एफर्ट लगाइए। अगर इतने एफर्ट से नहीं हो रहा है, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। तो होप फॉर द बेस्ट and be well prepared for the next test of the Pratigya test series. All the best.